हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मस्ती अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें चैप्टर सोल्यूशन में पहला लेक्चर डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने सॉल्युबिलिटी डिस्कस की और सॉल्यूशन डिस्कस किया। लिक्विड वोलेटाइल लिक्विड का मतलब जो वोलेटाइल दो वोलेटाइल लिक्विड हो उनके सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर में डिस्कस किया राउल्स लॉ के साथ में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना अगला सोल्यूशन, वो है क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी सॉलिड डिसॉल्व किया गया नॉन वोलेटाइल सॉलिड। ये भी ध्यान रखिए, ये क्या है आपका, ये आपका है नॉन वोलेटाइल और ये आता सॉलिड अपने नॉन वोलेटाइल होते हैं। नॉन वोलेटाइल सॉलिड का वोलेटाइल लिक्विड में सॉल्यूशन है, उसका वेपर प्रेशर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आते हैं और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो अभी जो हम लोग हॉस्पिटल डिस्कस कर रहे हैं उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन भी है और न्यूमेरिकल पोर्शन भी है। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्या है कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन वोलेटाइल सॉल्वेंट देन वीपी मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट गिवन टेंपरेचर इज फाउंड टू लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये क्या कहना चाह रहा है, क्या चाह रहा है बेटा कि आपका जो एक हमने सॉल्वेंट लिया जो मतलब वोलेटाइल है, वेपर में कन्वर्ट होता है इजीली, उसका कुछ वेपर प्रेशर होगा, उसमें हम ऐड करते हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, एक सोल्यूशन फॉर्म हुआ। तो जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वह प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। क्यों कम होगा भाई, सीधी बात है, सरफेस पे जो आपका लिक्विड वेपर में बदल रहा था वहां बेटा क्या होगा, अब लिक्विड के मॉलिक्यूल मतलब कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ साथ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट हैं, तो वेपर में कन्वर्जन का रेट कम, तो वेपर प्रेशर कम। साथ ही सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल में क्या होगा, एक बॉन्ड फॉर्म होगा, डिसॉल्व में तो बॉन्ड फॉर्म होगा, भले वो बॉन्ड वीक हो या स्ट्रांग हो, लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो रेट ऑफ वेपराइजेशन कम होगा, रेट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, कम होगा। और रेट ऑफ वेपराइजेशन कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम क्रिएट करेगी। जितनी कम वेपर बनेगी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होंगे उतना कम वेपर प्रेशर लगाएंगे। इसलिए ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यदि हम वोलेटाइल लिक्विड में यानी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाता हूँ, चाहे वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपका सॉलिड हो चाहे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपका लिक्विड हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये चीज़ ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा क्वेश्चन में आएगा तो आपको एक कथन ध्यान रखना। क्यों कम होगा, रीजन बताया आपको बेटा, क्योंकि जो लिक्विड के सरफेस पर जो आपका सोल्यूशन सरफेस है उस पर अब सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल नहीं, उनके साथ साथ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी होंगे, तो वेपर में कन्वर्जन रेट कम होगा। साथ ही सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन का रेट पर्टिकुलर टेम्परेचर पर घटेगा, जिससे वेपर कम बनेगी, जिससे प्रेशर वेपर प्रेशर कम क्रिएट होगा। ओके, पॉइंट ध्यान रखिए, वही बात कर रहा है। आगे बात करते हैं, हमने एक फॉर्मेशन इसमें किया है, इफ P1 be the vapor pressure of solvent and X1 be its mole fraction और P0 solution ध्यान करते हैं इसको। ठीक है, सॉल्यूशन का भी वही होगा। ठीक, if P1 be the vapor pressure of solution, X1 be mole fraction of solvent। ओके, ठीक है, X1 be the mole fraction of solvent, P0 beats vapor pressure in pure state of solvent। बेटा इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ हम इसको कह सकते हैं सोल्यूशन में बनने के बाद इसलिए लिखा है क्योंकि सोल्यूशन फॉर्म होने के बाद ही उसका वेपर प्रेशर चेंज होगा। जब वह प्योर सॉल्वेंट रहेगा तब उसके वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा। तो फिर समझिए, इफ P1 be the vapor pressure of the solution, X1 be its mole fraction of solvent in solution। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा। X1 क्या बेटा, X1 सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन में, P01 be its vapor pressure then vapor pressure in pure solvent state। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ P1 क्या होगा बेटा, ये आपको समझ लीजिए, ये आपका क्या है, ये आपका है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का है या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। क्यों बेटा,
क्योंकि समझिए ध्यान से, सिर्फ और सिर्फ वेपर प्रेशर क्रिएट कौन करेगा, जो वोलेटाइल होगा। तो जो आपका सॉल्वेंट है सिर्फ वही वोलेटाइल है, इसीलिए वेपर प्रेशर सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के द्वारा क्रिएट किया जाएगा। सॉल्यूट का मॉलिक्यूल जो नॉन वोलेटाइल है तो उसका वेपर प्रेशर में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो यदि आपका सॉल्यूशन फॉर्म हो गया तो हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहें या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कहें, दोनों का मतलब एक ही होगा। क्यों? क्योंकि आपका सॉल्यूट जो है वह वेपर प्रेशर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, क्योंकि वह नॉन वोलेटाइल है, वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। और जब वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा तो वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूशन कैसे करेगा? ओके, तो इस टर्म से कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कहे, चाहे सॉल्यूशन फॉर्मेशन के बाद सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि सॉल्वेंट ही वेपर में कन्वर्ट होगा और वही वेपर प्रेशर लगाएगा। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो वो राउल्स लॉ फॉलो हो रहा है। तो P1 इज प्रोपोर्शनल टू x1। क्यों बताया था बेटा आपको राउल्स लॉ में? कि कोई भी आपका लिक्विड उतना ही वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा जितना उसका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में अवेलेबल है। तो P जो आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कहें या सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कहें सॉल्यूशन पर, दोनों P1 ही होगा। वो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? x1 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। P1 इज प्रोपोर्शनल टू Chi1 का है, x1 का है, x1 का है, P1 प्रोपोर्शनल टू x1 या P1 इक्वल टू P नॉट A, इसको थोड़ा आगे पीछे लिखा है क्योंकि कांस्टेंट पहले लिखा रहता है। तो P नॉट 1 x1 बड़ा ये प्रोपोर्शनलिटी हटा तो क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। ये क्या है? P नॉट 1 जो है वह प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। जो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ले रहे हैं उसी सॉल्यूशन पर उसी टेम्परेचर पर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है? P नॉट A है। तो P1 इक्वल टू P नॉट A1 x1। या ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि राउल्स लॉ जो होता है वो एप्लीकेबल हमेशा होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। किस पे होता है एप्लीकेबल? डाइल्यूट सॉल्यूशन पे। और क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में भी है वो अभी डाइल्यूट सॉल्यूशन ही है। जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें इस बात आप ध्यान रखेंगे कि आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसीडर करके ही क्वेश्चन करने हैं। आप वहाँ ज़्यादा अपना दिमाग रस्ते नहीं लगा, सोल्यूशन में आपको दोनों को रखें। यानी हम इस चीज़ से कह रहे हैं ये बहुत जगह ऐसा होगा जहाँ पर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट यहाँ पर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हम निगलेक्ट करेंगे, वहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होता है? बहुत कम होता है। ओके, बात आगे बनाइए, बात होगी। तो ये ध्यान राउल्स लॉ एप्लीकेबल ऑन डाइल्यूट सॉल्यूशन। हमने फिर दो लॉ को कंपेयर किया है। किसको किसको कंपेयर किया बेटा? राउल्स लॉ को और डाल्टन्स लॉ को। क्यों किया बेटा? क्योंकि हम बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर की। और वेपर प्रेशर मतलब वेपर्स के द्वारा लगाया गया प्रेशर। वेपर्स क्या है? गैसेस स्टेट है। तो जो आपका डाल्टन्स लॉ है वो और राउल्स लॉ दोनों इसमें फॉलो करेगा, कंपेरेबल होगा। इसी हमने दोनों साथ डिस्कस कर रहे हैं। वो लिखा है रिलेशन बिटवीन राउल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। राउल्स लॉ क्या कहता है बेटा? ये जो आपका एक जनरल लिक्विड की बात की गई, ये हमारा काम यहाँ पर हो चुका है। ये जो सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे नॉन वोलेटाइल सॉल्ट एंड लिक्विड वो हमें डिस्कस हो रहा है। दूसरा हमारी हेडिंग है क्या? रिलेशन बिटवीन राउल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। राउल्स लॉ डाल्टन्स लॉ में वेपर की बात कर रहा है। जो वेपर फॉर्म हो रही है, तो आपको बताया था हमने जब लिक्विड सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे, दोनों वोलेटाइल हो, वहां बात हुई थी। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ वहां पे क्या था ना? दो लिक्विड थे, ए और बी दोनों थे। दोनों ही क्या था? दोनों ही आपके वोलेटाइल थे। क्या थे? वोलेटाइल थे मतलब वेपर में कन्वर्ट हो सकते थे, वहां की बात हमने की थी। तो वहां पे बेटा पीए जो सॉल्यूशन आपका फॉर्म हुआ उसमें जो पार्शियल प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर बाय लिक्विड ए इक्वल टू पीए क्या था? पीए था एक्स ए पी नॉट ए, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मतलब कि मतलब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन प्योर स्टेट, ये इसके बराबर था। और राउल्स लॉ के द्वारा क्या था? पीवी इक्वल टू क्या था? एक्स बी पी नॉट। ये हमारा रिलेशन हुआ कब? राउल्स लॉ के द्वारा। क्योंकि राउल्स लॉ ने क्या कहा कि कोई भी आपका लिक्विड है वह उतना प्रेशर लगा, कितना प्रेशर लगाएगा जितना उसका मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में, उसके प्रोपोर्शनल में प्रेशर लगाएगा। और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा तो एक मतलब कि कांस्टेंट है क्या है उसका? कांस्टेंट कौन सा है? पीए का हटा तो पी नॉट ए है और पीवी में हटा तो पी नॉट बी है। तो ये हमने लिख रखा है। ये आपका सॉल्यूशन फेज में यहाँ तक आपका लिक्विड है, ये ब्लैक कलर से मैंने रखा है, और ऊपर जो आपका ब्लू वाला है वो गैसेस फेज में है। यहाँ पर लिक्विड ए लिक्विड बी है, इसीलिए मोल फ्रैक्शन को काई ए या एक्स ए एक्स बी से नोट किया है, किसमें? लिक्विड स्टेट में नोट किया है। और वाई ए वाई बी क्या है? वाई ए है वेपर ए का मोल फ्रैक्शन, वाई बी है वेपर बी का मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर ये वेपर फेज में ऊपर वाला, और जहाँ हमने ब्लैक से लाइन खींचा कि उसके नीचे क्या है? उसके नीचे आपका लिक्विड फेज में है। लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन एक जो आपका ए कंपोनेंट था उसका एक्स ए, बी कंपोनेंट का एक्स बी, और गैसेस फेज में कंपोनेंट ए का
वाई ए और कंपोनेंट बी का वाई बी किया गया है। अब हम उसी को अप्लाई कर रहे हैं। तो डाल्टन्स लॉ के हिसाब से क्या था बेटा, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल होता है। टोटल प्रेशर, हमारे यहाँ पर टोटल प्रेशर क्या होगा, दोनों के द्वारा लगा प्रेशर वही है, मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल लिख दिया हमने। या पी टोटल मतलब हुआ क्या, पी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। क्या हुआ, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो पीए इक्वल टू क्या होगा, पीए मतलब देखिए समझिए बेटा, लिक्विड तो कोई प्रेशर लगाए ना, प्रेशर लगा कौन रहा है, हम दो लॉ से, यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है वो हम दो लॉ के द्वारा डिस्कस कर रहे हैं। एक करना डिस्कस बाय राउल्स लॉ, जो कि आपका पीए बराबर एक्स ए पी नॉट ए, पीवी बराबर एक्स बी पी नॉट बी है। दूसरा डिस्कस कर रहे हैं हम लोग वेपर प्रेशर जिसको ऊपर लग रहा है लिक्विड के ऊपर, वो बाय डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, किसी गैस का पार्शियल प्रेशर, जो प्रेशर वो लगा रहा है दीवार पर, मतलब लिक्विड पर लगाया दीवार पर लगाया, बराबर ही लगाया भाई, चाहे यहाँ इस दीवार पर लगाया, चाहे दीवार पे, चाहे यहाँ पर, चाहे ऊपर, यदि कंडक्टर बंद है तो वो सेम होगा। तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू पी टोटल। तो हमारा पी ए भाई गैसेस में था, तो प्रेशर क्रिएटेड बाय ए, तो क्या होगा, वाई ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर ए इनटू पी सॉल्यूशन। पी टोटल क्या होगा, पी सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होगा, पी टोटल होगा। और पीवी बराबर क्या होगा, वाई बी इनटू पी सॉल्यूशन। तो देखिए समझिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस पर हम बात करें। बेटा होगा क्या, आपको मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में दे देगा, कोई एक देगा दूसरा निकल जाएगा, 2 1 माइनस कर देगा, दो कंपोनेंट है तो। और आपको दे देगा उसका प्योर स्टेट में प्रेशर, और उसके बाद आपसे इस रिलेशन को पूछेगा कि आप मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज बताइए। तो वो सब चीजें आती है रिलेशन करने की। तो ये रिलेशन में यही चीज हुई। तो इसमें पी सॉल्यूशन या पी मिक्सचर की बात करें, सॉल्यूशन प्रेशर क्या होगा, पी मिक्सचर को क्या होगा, पी ए प्लस पीवी। क्या होगा, पी ए प्लस पीवी, वो क्या होगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। क्योंकि बेटा ये क्या था, पी ए आपका एक्स ए पी ए नॉट ए है, पीवी क्या है एक्स बी पी नॉट बी, वही दिया। और यहाँ क्या होगा, वाई वाई बी आर मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन प्रेशर क्या होगा, पी ए प्लस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा वाई ए प्लस वाई बी पी एस। देखिए इसमें कॉमन लेंगे तो पी एस कॉमन हो जाएगा, पी एस क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और वाई प्लस वाई बी हो जाएगा। इससे क्या रिलेशन निकल रहा है, इससे जो हम क्वेश्चन करेंगे अभी पूछता है, तो बेटा लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन दे देगा और वेपर फेज में आपसे मोल फ्रैक्शन पूछ लेगा। तो उसके लिए आपको क्या है, कैसे करेंगे उसी की बात आपको हम बता रहे हैं। कैसे करेंगे, तो रिलेशन के द्वारा क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़िए, यदि वो लिक्विड फेज में वेपर से बता रहा है और या फिर लिक्विड फेज में आपको मोल फ्रैक्शन बता रहा है और मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज पूछ रहा है, तो इस रिलेशन के द्वारा आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोनों लॉ का कंपेरेबल रहेगा, यानी पी ए इक्वल टू क्या होगा, पी ए इक्वल टू हुआ पी नॉट ए, इसको इस तरह करें, एक्स ए पी नॉट ए इक्वल टू, रिलेशन व्यवस्था करेंगे तो अच्छी वही है, वाई ए पी टोटल, ओके। या पी बी इक्वल टू क्या होगा, वो होगा एक्स बी पी नॉट बी इक्वल टू वाई बी पी टोटल। तो आपको रिलेशन देगा बेटा, कोई भी चीज एक देगा बाकी पूछेगा, आपको यह रिलेशन याद है तो आप आसानी से लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन, कोई भी पूछे आपसे इजीली आप बता सकते हैं। इसे कॉपी कर लीजिए पूरा सॉल्यूशन, ये कंप्लीट रिलेशन आपको याद रहना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से कर सकते, क्योंकि सिलेबस में है राउल्स लॉ, तो क्वेश्चन पूछ सकता है आसानी से। कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लीजिए। तो हम बात करते हैं बेटा अगला टर्म की, वो है आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन ये क्या होता है? देखिए आइडियल सॉल्यूशन एक कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। मतलब यह एक मतलब कार्य की रियल में पॉसिबल नहीं है, बस ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। लेकिन आपको क्वेश्चन बड़ा थ्योरेटिकल आता है, क्योंकि क्वेश्चन आपको रियल में तो करना है, क्वेश्चन आपको पूछेगा, जो क्वेश्चन कहता है वो आपको ध्यान रखना है। मतलब आइडियल सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन है जो राउल्स लॉ किसी भी कंसंट्रेशन पर फॉलो करता है, किसी भी कंसंट्रेशन पर फॉलो करता है, वह कहलाएगा आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। फिर हमने वो नोट में लिखा है, वो जो आपको लिखा हुआ है कि आइडियल सॉल्यूशन, वो हमें क्वेश्चंस के लिए ध्यान रखना है जो न्यूमेरिकल्स हमसे पूछे जाएंगे। वरना देखिए इसमें लिखना क्या है, क्या क्या कंडीशन है, solution solutions which
follow Raoult's law entire range of concentration is called आइडियल सॉल्यूशन। उससे बड़ा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंडीशन। कंडीशन क्या है? फॉर आइडियल सॉल्यूशन, यह बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज जो मैं लिखने जा रहा हूं। फॉर आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा एच मिक्सिंग, इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। भाई सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके आप सॉल्यूशन बनाएंगे ना, भाई सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके आप सॉल्यूशन बनाएंगे तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग या डेल्टा एच मिक्स लिखते हैं, उसमें मिक्सिंग हो जाता है, मिक्स डॉट लगाते हैं तो मिक्सिंग हो जाता है। तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग या डेल्टा एच मिक्सिंग वह फॉर आइडियल सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। यानी आइडियल सॉल्यूशन बनने के दौरान ना ही हीट एब्जॉर्ब करेगा सॉल्यूशन, ना ही हीट इवॉल्व करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह ध्यान रखना है। आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन है, यदि आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है इसके मतलब ना ही हीट इवॉल्व होगी सॉल्यूशन फॉर्मेशन में, ना ही हीट एब्जॉर्ब होगी। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा? वह होगा जीरो। क्या होगा? जीरो। फॉर आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा एच मिक्सिंग या एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जीरो होगा, यानी नाइदर हीट इवॉल्व नाइदर एब्जॉर्ब ड्यूरिंग आइडियल सॉल्यूशन फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज नाइदर हीट इवॉल्व nor absorb during ideal solution formation। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है तो ना ही हीट इवॉल्व होगी ना ही हीट एब्जॉर्ब होगी, तो आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है। ओके बेटा, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या है? डेल्टा वी मिक्सिंग, मानी वॉल्यूम चेंज जो होगा वह भी जीरो होगा। ये क्या कहना चाह रहा है? यानी जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा वह सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के वॉल्यूम के बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है आपको। क्यों बराबर नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन की, यानी इसमें डेल्टा वी एच मिक्सिंग जीरो एंड डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू जीरो, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये इसके लिए, फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ओके, ये ध्यान रखिए। यानी सॉल्यूशन का उतना ही वॉल्यूम होगा, जैसे मान लिया आपने 10 ml सॉल्वेंट लिया और 25 ml आपने 10 ml सॉल्यूट लिया, 25 ml आपने सॉल्वेंट लिया, दोनों को मिक्स किया तो 25 और 10 35 ml ही सॉल्यूशन बनना चाहिए, ना 35 से कम ना 35 से ज़्यादा। यदि ऐसा है तो वह सॉल्यूशन आपका आइडियल सॉल्यूशन है। क्या बेटा? आइडियल सॉल्यूशन है। तो आइडियल सॉल्यूशन की दो कंडीशन है बेटा, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो और डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो। ये दोनों कंडीशन फॉलो करेगा कोई सॉल्यूशन, तभी वह कहलाएगा आइडियल सॉल्यूशन। यानी
तभी उसको आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। यदि फॉलो नहीं करता है मतलब आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। ओके, ये बात आप ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं। अगला टर्म आपका है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या होगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये क्या होगा? व्हेन सॉल्यूशन, व्हेन a solution does not obey Raoult's law over the entire range of concentration, then it called non-ideal solution। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा H mixing is not equal to 0, delta V mixing is not equal to 0। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि सॉल्यूशन आपका आइडियल होगा तो डेल्टा H मिक्सिंग 0 होगा, डेल्टा V मिक्सिंग 0 होगा। लेकिन सॉल्यूशन आपका आइडियल नहीं होगा, नॉन आइडियल होगा, तो डेल्टा H मिक्सिंग और डेल्टा V मिक्सिंग 0 नहीं होगा। ग्रेटर देन भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा। कॉपी कर लीजिए, चलो करिए, कॉपी करिए। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या है, वो दो तरफ होंगे, या तो पॉजिटिव होगा या फिर क्या होगा निगेटिव। भाई 0 नहीं होगा तो दो पॉसिबिलिटी, या तो पॉजिटिव होगा या फिर क्या होगा निगेटिव होगा। भाई 0 होगा तो आइडियल सॉल्यूशन, और 0 नहीं होगा तो या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। वो क्या कहलाता है? वो कहलाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसमें हम लोग एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट आपका नोट से बना रहे हैं टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे आते हैं तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, तो आपको समझना है, इसको अच्छे से समझना है। एक बार समझ गए तो चीज़ें हो जाएंगी। तो उसमें पहला क्या होगा आपका? नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन from Raoult's law। So positive deviation from Raoult's law, यानी इसमें ध्यान रखने वाला पॉइंट्स का ध्यान रखने हैं, वो ये है, वो है आपका ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ solution is greater than calculated vapor pressure of solution by Raoult's law। नेगेटिव डेविएशन शो करेगा आपका सॉल्यूशन। भाई दो तरह होगा, यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन। तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा उसमें क्या होगा, उसमें ऑब्जर्व्ड जो वेपर प्रेशर होगा वह क्या होगा, वह ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर के जो राउल्ट्स लॉ से कन्वर्ट होता है उससे क्या, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी हम बात करें तो P टोटल का मान जो है वह ज़्यादा होगा PA प्लस
PV से, या फिर इसको हम कहें P टोटल इज ग्रेटर देन P नॉट A x A, क्योंकि हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं बेटा, P नॉट B x P नॉट B, यह कब होगा? यह होगा आपका कब? जब आपका होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। ये कब होगा बेटा? इस केस में आपका डेल्टा H मिक्सिंग, टाइप ऑफ मिक्सिंग वो भी ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव, यानी ये क्या होगा? इंडोथर्मिक। बहुत ध्यान समझिएगा क्योंकि ये पूछी जाती है। डेल्टा V मिक्सिंग होगा ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव। ओके, क्लियर है? ऑब्जर्व क्या होगा? वह ज्यादा होगा। कैसे होगा ये हम बात करते हैं। कॉपी कर ले, फिर हम बता रहे हैं। इसको हम पूरा समझाएंगे आपको। पहले इसे उसका लिखने वाला पोर्शन कर ले, फिर आपको हम अच्छे से समझाते हैं इसको। एक बार समझ जाएगा तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी, आप इसको मान लेंगे। लेकिन समझ नहीं आएगा नहीं मानेंगे, लेकिन पहले लिखने वाला काम कर लेगा, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है? यानी when interaction between AA and BB molecule is greater than AB molecule। आप समझिए क्या है कंडीशन ये बेटा। एक और पॉइंट लिख लीजिए, observed boiling point of solution is less than calculated boiling point of solution। ओके, एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। C2H5OH प्लस साइक्लो, तो आप समझिए, फिर हम फिगर बना समझाते हैं। बेटा कहना क्या है कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, आइडियल सॉल्यूशन में क्या था? डेल्टा H मिक्सिंग और डेल्टा V मिक्सिंग 0 था, यानी एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग क्या था? 0 था। यानी जब आपका मिक्सिंग करके आप सॉल्यूशन बना रहे हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स करके सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो हीट ना तो इवॉल्व होगी ना ही एब्जॉर्ब होगी। यदि ऐसा होता है तो सॉल्यूशन आपका आइडियल सॉल्यूशन है, और जो वॉल्यूम है आपका मिक्सचर का या सॉल्यूशन का वो उतना ही होगा, वो एग्जैक्टली सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के बराबर होगा। ठीक, ये यदि ऐसा है तो आपका सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होगा। लेकिन यदि नॉन आइडियल होगा तो दो कंडीशन, या तो वह जो आपका सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करे या नेगेटिव डेविएशन शो करे। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब सीधा सीधा है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? जब ज़्यादा होगा, सब पॉजिटिव है, सॉल्यूशन वेपर प्रेशर क्या होगा? ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन कैलकुलेटेड। डेल्टा H मिक्सिंग पॉजिटिव, डेल्टा V मिक्सिंग पॉजिटिव। ये कब होगा? ये तब होगा बेटा कि जो आपका जो लिक्विड, जो आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल में पहले इंटरेक्शन ज़्यादा था, यानी सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स में और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में आपस में पहले इंटरेक्शन ज़्यादा था। लेकिन जब वो सॉल्यूशन फॉर्म किए, तो जब सॉल्यूशन फॉर्म कर लिया उन्होंने, तो अब मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन कम है, मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन कम है, यानी जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ वह वीक बॉन्ड फॉर्म हुआ। इसमें अब हमने सिंपल एग्जांपल दिया है आपको, एथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन का मिक्सचर बना रहे हैं। तो एथेनॉल में बेटा क्या होता है? एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स आपस में वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, और हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए थे, तो अट्रैक्शन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन जब आपने सॉल्यूशन बना दिया, जब सॉल्यूशन फॉर्म कर दिया आपने, तो देखिए C2
C2H5OH और C6H12 और OH C2H5। इसमें ये आ गया। तो यहाँ पर जो इंट्रैक्शन था पहले, वो इंट्रैक्शन क्या था? वो स्ट्रॉन्ग था। वो क्या था? वो था आपका H बॉन्ड। लेकिन जो अब इंट्रैक्शन हुआ है ये वाला वो क्या है? ये है वीक इंट्रैक्शन। ये क्या है? वीक। पहले मॉलिक्यूल्स में क्या था? C2H5OH का एक मॉलिक्यूल बना दे तो बना जाएगा HOH C2H5। तो ये था बेटा आपका कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और वो क्या था? स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पर वीक इंट्रैक्शन है। कौन सा है? यहाँ पर लेगा सिर्फ कौन सा? वंडर वॉल्स लग रहा है। देखिए यहाँ पर वंडरवॉल लगेगा क्योंकि दोनों डाइपोल है, तो वंडरवॉल लगेगा। साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड भी लग रहा है। जब एथिल अल्कोहल अकेला था तो एथिल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में आपस में वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल वाला, और हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहे थे। मॉलिक्यूल बहुत पास थे, स्ट्रांगली जुड़े थे। लेकिन जब इसको मिक्स किया गया साइक्लोहेक्सेन में, तो साइक्लोहेक्सेन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो बेटा साइक्लोहेक्सेन और मिक्सचर बना। जब मिक्सचर बन गया तो क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल्स के बीच में आ गए आपके एथिल अल्कोहल के मॉलिक्यूल, और एथिल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में आ गए साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल्स। तो बॉन्ड जब हमें मिक्सचर बनाना हुआ तो क्या हुआ? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, आपको मिक्स करना था, तो पहले आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी तभी मिक्स होगा। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था एथिल अल्कोहल में, तो बॉन्ड टूटेगा तभी तो मिक्सिंग होगी। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गई। क्या हो गया? एंडोथर्मिक प्रोसेस में बाहर से आपको एनर्जी देनी पड़ी, बाहर से एनर्जी देनी पड़ी। अब दूसरा बात समझिए, तो जब एथिल अल्कोहल के मॉलिक्यूल बहुत पास थे, जब उसमें साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल आए तो बॉन्ड वीक हुआ, तो थोड़ा दूर हो गए। तो वॉल्यूम भी क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वह मिक्सचर वॉल्यूम से ज्यादा होगा। मिक्सचर वॉल्यूम से क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पहले बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, अब बॉन्ड वीक है। जब बॉन्ड वीक होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा? थोड़ा दूर होंगे। जब मॉलिक्यूल दूर होंगे तो वी मिक्सिंग जो होगी वह नॉन जीरो होगी। क्या होगी? नॉन जीरो होगी, बल्कि तो पॉजिटिव होगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी यदि आप 20 ml आप एथिल अल्कोहल लें और 20 ml आप साइक्लोहेक्सेन लें, उसका मिक्सचर बनाएं, उसका सॉल्यूशन बनाएं, तो जो सॉल्यूशन होगा उसका टोटल वॉल्यूम जो होगा वो मोर देन 40 ml होगा। 40 ml से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि अब मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो है वो वीक है एज कंपेयर टू जब वो सॉल्यूशन फॉर्म नहीं किए थे तब से। इसीलिए क्या होगा? और जब अट्रैक्शन वीक है तो पहले स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ने के लिए बाहर से एनर्जी देनी पड़ी, तो डेल्टा H मिक्सिंग पॉजिटिव हो गया। और क्योंकि आपका जो वॉल्यूम है वह बढ़ेगा, अट्रैक्शन वीक होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। जो वॉल्यूम बढ़ेगा डेल्टा V मिक्सिंग क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसीलिए आपका डेल्टा H मिक्सिंग, डेल्टा V मिक्सिंग पॉजिटिव था। तो क्योंकि बेटा अट्रैक्शन जो आपका हुआ उसमें वो वीक था, तो जब अट्रैक्शन वीक होगा तो आपको पता है वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन फोर्स के। जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स मॉलिक्यूल में होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के, जितना स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। और जितना कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल होगा, वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। तो वेपर प्रेशर इसीलिए क्या होगा? जो कैलकुलेटर था राउल्स लॉ से, उससे क्या होगा? उसकी वैल्यू हो गई ज्यादा। और जब वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया तो वह जल्दी ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? कैलकुलेटेड से कम हो गया। वेपर प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम। अब कॉपी कर लीजिए, फिर हम दूसरा एग्जांपल दें। कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया। ये तो हो गया पॉजिटिव डेविएशन शो करने की बात। अब हम बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन भी शो करता है। तो ये तो पॉजिटिव शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन वाले की बात करते हैं। दो तरह की बात हुई। आइडियल सॉल्यूशन दो तरह का हो सकता है, आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव वाले की बात करते हैं। पॉजिटिव वाले में मुझे चीजें समझ गए, बट यदि एक आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो पूरा दोबारा सुने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पर आते हैं और क्वेश्चन आएगा, आपको यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तभी आप आंसर दे पाएंगे, वरना आपको चीजें समझ नहीं आएंगी तो आंसर गलत ऑप्ट हो सकता है। इसलिए अच्छे से उसे समझें। अगला देखिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा हमारा है सेकंड, क्या है? नॉन
solution show negative deviation from Raoult's law. नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। यहाँ पर क्या होगा बेटा, क्या कंडीशन होगी, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर V डॉट P मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय राउट्स लॉ। तो जो इसमें वेपर प्रेशर होगा वह राउट्स लॉ द्वारा कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से कम होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, जब आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करेगा तो वेपर प्रेशर की वैल्यू होगी वह कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर बाय राउट्स लॉ से कम होगी। इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब डेल्टा H मिक्सिंग लेस देन 0 होगा, मतलब नेगेटिव होगा। डेल्टा V मिक्सिंग मैक्स मतलब मिक्सिंग वो भी लेस देन 0 होगा, मतलब नेगेटिव होगी। ठीक है, इसके मतलब ये कब होगा, ये होगा तब व्हेन इंट्रैक्शन बिटवीन ए बी मतलब ए और बी आपका अलग अलग, ए आपका सॉल्व हो सकता है, बी सॉल्व है, ए और बी मिलाकर आपका सॉल्यूशन बन रहा है। तो इंट्रैक्शन बिटवीन ए और ए मतलब ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शन और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शन जो होगा वह कम होगा एज कंपेयर टू जब हम सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं ए बी मॉलिक्यूल्स। यानी समझिए इसको कि जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा उसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, एज कंपेयर टू जब वो अकेले थे, मतलब जब वो सिर्फ सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट थे, इंडिविजुअल थे, वो उन्होंने सॉल्यूशन नहीं बनाया गया था, तब इंटरेक्शन कम था। और अब इंटरेक्शन क्या है, ज़्यादा है। इंटरेक्शन क्या है, ज़्यादा है। जब इंटरेक्शन का क्या होगा, ज़्यादा होगा। इंटरेक्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इंटरेक्शन ज़्यादा होगा तो यहाँ पर इंटरेक्शन क्या होगा, कम था, यहाँ इंटरेक्शन ज़्यादा है। ओके, ठीक, देखिए आगे क्या है, इंटरेक्शन होगा ज़्यादा, तो करें इसके मतलब बेटा समझिए, इसको हम देख रहे हैं, अब एक बार ऑप्शन लिख दें और तो फिर हम बताते हैं आपको। ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन is greater than calculated boiling point of solution। एग्जाम्पल देखिए, CH3 मतलब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, CH3 का मिक्सचर है। थोड़ा देखिए क्या फर्क पड़ा। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के मॉलिक्यूल्स में बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, ये ध्यान रखिए। हाइड्रोजन बॉन्ड स्पेशल कंडीशन है जब फॉर्म होता है किसमें किसमें, ये क्या है, ये है स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन बाय H बॉन्ड। अब समझिए, आप बहुत ध्यान से सुनिए और मुझे लगता है आप समझ जाएंगे अच्छे से। क्या कहना चाह रहा है बेटा कि जब नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, इसके मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जर्व्ड आपका वेपर प्रेशर है उसका मान
कैलकुलेटेड वैल्यू से कम आ रहा है, जितना आना चाहिए कैलकुलेशन से उससे उसकी वैल्यू कम आ रही है, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम आ रहा है, तो नेगेटिव रिएक्शन हुआ। क्यों कम आ रहा है उसकी बात पर आएंगे। क्योंकि जो सोल्यूशन फॉर्म हो रहा है उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है वह ज़्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, और सॉलिड के मॉलिक्यूल से जो इंटरेक्शन था आपस में उससे ज़्यादा इंटरेक्शन है जब वह सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में। इंटरेक्शन ज़्यादा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, इंटरेक्शन ज़्यादा हो रहा है, इंटरेक्शन ज़्यादा हो रहा है जब आपने मिक्सिंग किया और मॉलिक्यूल जो उनमें इंटरेक्शन बढ़ा, तो इंटरेक्शन बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल पास आएंगे, तो एनर्जी रिलीज करेंगे। जब सॉल्वेंट फॉर्मेशन होगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी रिलीज होगी तो प्रोसेस कौन सी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब इसमें जब सॉल्यूशन फॉर्म होगा तो हीट इवॉल्व होगी, मतलब सॉल्यूशन आपको गर्म लगेगा, क्या लगेगा, गर्म लगेगा, हीट इवॉल्व होगी, गर्म लगेगा। साथ ही जब अट्रैक्शन हुआ मॉलिक्यूल पास आए, वॉल्यूम घटेगा। यानी यदि आप 10 ml लेते हैं फ्लोरोफॉर्म और 10 ml आप लेते हैं एसीटोन, तो उनका जब मिक्सचर बनाएंगे तो जो वॉल्यूम है वो 20 ml से कम होगा। वॉल्यूम क्या होगा, 20 ml से कम होगा, होना चाहिए 20 ml, 20 ml से कम होगा क्योंकि अट्रैक्शन करीब ज़्यादा हुआ तो मॉलिक्यूल पास आ गए, तो अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ मॉलिक्यूल पास आ गए, तो क्या हो गया बेटा, वॉल्यूम घट गया तो निगेटिव हो गया। इसीलिए डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव है क्योंकि प्रोसेस आपकी एक्सोथर्मिक हो गई। ये आपका जो इंटरेक्शन बिटवीन मतलब कि सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स है वह ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉलिड और सॉलिड के मॉलिक्यूल के। इंटरेक्शन ज़्यादा, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक, एनर्जी रिलीज हुई तो डेल्टा एच आपका नेगेटिव एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और जब इंटरेक्शन ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल पास आएंगे तो वॉल्यूम भी कम होगा, इसीलिए डेल्टा वी मिक्सिंग आपका नेगेटिव है। तो ये बताना पड़ा यहाँ ए और बी के मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन कम था एज कम्पेयर टू ए बी, जब उन्होंने फॉर्म हुआ उनके मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन ज़्यादा होगा। मैं एग्जांपल भी ले लिया है, एग्जांपल पर बात करें। पहले देखिए ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वह ज़्यादा, क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर घट गया। वेपर प्रेशर बड़ा घट गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, ताकि क्योंकि जब तक बॉइलिंग पॉइंट की डिफरेंस क्या है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो फिक्स है वहाँ पर, लेकिन आपका वेपर प्रेशर घट गया तो आपको टेम्परेचर पहले के रिस्पेक्ट में ज़्यादा देना पड़ेगा ताकि वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो, बराबर हो। जब दोनों बराबर होंगे तभी आपका बॉइलिंग होगा। इसीलिए ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट का मान जो होता है वह कैलकुलेटर से ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ जाएंगे। एग्जाम्पल इसमें है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिक्सचर या सॉल्यूशन। क्लोरोफॉर्म एसीटोन का आप सॉल्यूशन लेते हैं बेटा, तो क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल्स में आपस में डायपोल इंटरेक्शन और एसीटोन के मॉलिक्यूल में आपस में डायपोल इंटरेक्शन, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है, यह हमने क्या ईथर लिया है, ईथर नहीं एसीटोन था यह सी डबल बॉन्ड, तभी छूट गया था, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या दोनों में जो वो जैसे होगा, यहाँ पर भी डायपोलेशन, लेकिन जब उनका सॉल्यूशन लेंगे तो क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल और एसीटोन के मॉलिक्यूल्स में आपस में डायपोलेशन तो होगा ही, साथ ही इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी फॉर्म होगा। क्यों होगा बेटा ऐसा, क्योंकि आपको मैंने सुन रखा है फ्लोरीन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बने। कुछ स्पेशल कंडीशन में क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन वो तभी फॉर्म करते हैं जब वो नंबर में ज़्यादा हो, और ज़्यादा नंबर में ज़्यादा है क्या इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये जो आपका कार्बन है वह हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। जब हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा, जब ये क्लोरीन से खींच लेगा तब ये कंडीशन हो पाती है, हर जगह नहीं। क्लोरोफॉर्म फॉर्म करता है, क्लोरोफॉर्म का जो हाइड्रोजन है उसे यदि अपने आसपास ऑक्सीजन फ्लोरीन या हाइड्रोजन मिलेगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर जो है वह डायपोल के साथ में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुआ, इसीलिए इनके बीच में मॉलिक्यूल्स में करीब है। जब नज़दीक आएंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे, वह स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा, एनर्जी रिलीज होगी, इसीलिए डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव है। जब नज़दीक होंगे तो वॉल्यूम कम होगा, इसीलिए डेल्टा वी मिक्सिंग भी नेगेटिव है। और क्योंकि इंटरेक्शन बढ़ गया सॉल्यूशन फॉर्मेशन में, सॉल्यूशन में इंटरेक्शन ज़्यादा है, इसीलिए वेपर प्रेशर क्या हो गया, कैलकुलेटर से कम हो गया। वेपर प्रेशर कैलकुलेटर से कम हो गया तो आपको बॉइलिंग के लिए टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ा। तो इतनी सी वाली बातें बेटा, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने आपको पढ़ाया है। थोड़ा मतलब कि वो है आपका कठिन है, कठिन इसलिए क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट है। तो आपको यदि एक बार आपको चीज़ समझ नहीं आती तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दोबारा से सुने और आराम से सुने, वीडियो को पूरा सुने। यदि आप वीडियो पूरा सुनते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन दोनों पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार बेटा आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आ गई तो फिर आपका क्वेश्चन कहीं से भी आए, आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन पे क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
इसलिए इसको बोल मत लीजिए, पढ़िए अच्छे से, सुनिए, एक बार सुना तो 2 बार सुनिए, तो 2-3 बार सुनिए, आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। हमने पूरा प्रयास किया है, आपको चीज़ समझ में आ रहा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सॉल्यूशन का, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।